नमस्कार, मैं डॉक्टर सुलोचना एसके गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर। आज हम भारत शासन अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। इससे पहले भारत शासन अधिनियम 1919 की जो विशेषताएं हैं उससे संबंधित आपको एक पीडीएफ भी शेयर की गई और एक वीडियो भी। फिर भी हम 1919 का जो एक्ट है उसकी कुछ विशेषताओं पर आज फिर से अध्ययन करते हैं। जैसे 1919 का जो एक्ट था उसकी जो प्रमुख जो विशेषता थी द्वैध शासन प्रणाली। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को लागू किया गया था और जो विषय हैं उनका विभाजन किया गया था रक्षित और स्थानांतरित। लेकिन जो द्वैध शासन प्रणाली है वो सफल नहीं रही। उसकी असफलता के कई कारण थे। जैसे कि जो द्वैध शासन प्रणाली में जो विषयों का जो विभाजन किया गया था वो अव्यावहारिक था। गवर्नर को स्वेच्छापूर्ण शक्तियां प्रदान कर दी गई थी। तो एक तरह से प्रांतों में उत्तरदायी शासन होने के पश्चात भी जो सारी शक्तियां थी वो गवर्नर के पास ही थी। और जो वित्तीय विभाजन किया गया था वो भी विसंगतिपूर्ण था और सामूहिक उत्तरदायित्व का अभाव था। तो बहुत से ऐसे कारण थे जिसकी वजह से 1919 का जो एक्ट था वो असफल रहा और उसके पश्चात भारत शासन अधिनियम 1935 लाया गया। अब हम ये देखते हैं कि 1919 के एक्ट के दौरान प्रांतों में जो द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी अब उसको समाप्त कर दिया गया था और वही द्वैध शासन प्रणाली है वो केंद्र में लागू कर दी गई थी। सबसे पहले हम विशेषता लेते हैं अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव। तो 1935 का जो अधिनियम था उसमें एक अखिल भारतीय संघ बनाने पर निर्णय किया गया और ये जो अखिल भारतीय संघ है उसमें 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 चीफ कमिश्नरों के क्षेत्र एवं स्वेच्छा से अखिल भारतीय संघ में शामिल होने वाली देशी रियासतों को मिलाकर के एक संघ की स्थापना पर विचार किया गया। यहाँ हम ये देखते हैं कि इस संघ में जो देशी रियासतें थी उनको स्वतंत्र छोड़ा गया था। वो चाहें तो इस संघ में शामिल हो सकती हैं और चाहें तो इस संघ से अलग भी रह सकती हैं। इस प्रकार अखिल भारतीय संघ की स्थापना के लिए एक शर्त ये भी रखी गई थी कि इस संघ में इतनी जनसंख्या वाली देशी रियासतें शामिल होने की इच्छा व्यक्त करें जिनके द्वारा 52 स्थानों का निर्वाचन केंद्रीय व्यवस्थापिका में संभव हो सके। तो हम ये देखते हैं कि 1935 के अधिनियम की जो पहली विशेषता है वो है अखिल भारतीय संघ का गठन। दूसरी बात करते हैं हम शक्तियों के विभाजन की। तो संघीय व्यवस्था का जो मूल जो अर्थ होता है वो यही होता है केंद्र और उसकी इकाइयों में शक्तियों का विभाजन होना। तो 1935 के जो अधिनियम है उसकी जो विशेषता है शक्तियों का विभाजन, क्योंकि यहाँ एक अखिल भारतीय संघ का गठन हो चुका था और इसी आधार पर शक्तियों का जो विभाजन है वो केंद्र एवं प्रांतों के बीच में किया गया। इस हेतु 3 सूचियां बनाई गई। राष्ट्रीय महत्व के 50 विषयों को संघीय सूची में शामिल किया गया और प्रांतीय सूची में प्रांतीय हित के विषय जो कि 54 थे वो शामिल किए गए। 36 विषय हैं वो समवर्ती सूची में शामिल किए गए और एक अन्य जो शक्तियां थी अवशिष्ट शक्तियां जो कि गवर्नर जनरल को प्रदान की गई। तो हम ये देखते हैं कि शक्तियों का जो विभाजन है वो मुख्य रूप से 3 सूचियों में किया गया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब हम यहाँ ये देखते हैं कि संघ सूची के विषयों पर सिर्फ केंद्र है वो कानून बना सकती थी। प्रांतीय सूची के विषयों पर प्रांतों को एवं जो समवर्ती सूची है उसके विषय पर केंद्र एवं प्रांत दोनों को कानून बनाने का अधिकार था। तो ये तो था 1935 के अधिनियम का शक्ति विभाजन। इसके पश्चात हम अगली विशेषता लेते हैं संघीय न्यायालय की। तो संघीय व्यवस्था में संविधान की रक्षा, संविधान की व्याख्या करने, संघ और इकाई राज्यों के मध्य विवादों को सुलझाने जैसे कार्यों के करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। क्योंकि हमने ये देखा कि सबसे पहले अखिल भारतीय संघ का
गठन किया गया। उसके बाद जहाँ संघीय व्यवस्था लागू हो जाती है वहाँ शक्तियों का विभाजन भी अनिवार्य हो जाता है, जो कि किया गया 3 सूचियों में। लेकिन कई बार हम ये देखते हैं कि केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति विभाजन के पश्चात भी कुछ ऐसे विषय होते हैं जिन पर विवाद हो जाता है, चाहे वो समवर्ती सूची का विषय हो। तो उन विवादों के निपटारे के लिए एक संघीय न्यायालय की व्यवस्था भी 1935 के अधिनियम में की गई। प्रस्तावित संघीय राज्य को ध्यान में रखकर इस अधिनियम में संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई और संघीय न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश व 2 अन्य न्यायाधीशों को रखने का सुझाव भी रखा गया। इस न्यायालय को मौलिक व अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त था। संघीय न्यायालय को अधिनियम की रक्षा, व्याख्या एवं मतभेदों का निपटारा करने का अधिकार भी दिया गया था। लेकिन अपील का जो अपील होती थी वो इंग्लैंड की प्रिवी काउंसिल में ही की जा सकती थी। तो एक तरह से सर्वोच्च न्यायालय भी बनाया गया, लेकिन अंतिम जो अपील थी वो कहाँ से थी? इंग्लैंड की प्रिवी काउंसिल करती थी। फिर हम ये देखते हैं अगली विशेषता, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली। जो द्वैध शासन प्रणाली 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतों में लागू की गई थी, उसको खत्म कर दिया गया था। अब 1935 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैध को समाप्त करके उसको लागू कर दिया गया केंद्र में, और संघीय विषय आरक्षित एवं हस्तांतरित विषयों में विभाजित कर दिए गए। जो विभाजन 1919 के एक्ट के तहत किया गया था, वही विभाजन रक्षित और हस्तांतरित 2 भागों में कर दिया गया विषयों का, जिनमें सुरक्षा, विदेश, धार्मिक व जो कबायली मामले थे उनको शामिल किया गया आरक्षित विषय में। और आरक्षित विषय पर गवर्नर जनरल को सहायता देने हेतु मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई। मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या अधिकतम 10 निश्चित की गई थी। मंत्रिमंडल संघीय विधानसभा के प्रति उत्तरदायी रहता था। मंत्रिमंडल निर्माण गवर्नर जनरल के सलाहकारों एवं मंत्रिमंडल के मध्य सहयोग बनाने हेतु गवर्नर जनरल को कुछ निर्देश भी दिए गए थे, और यह आशा भी की गई थी कि मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करेगा। अगली जो विशेषता है वो है गवर्नर जनरल की सविवेकीय शक्तियां एवं विशेष उत्तरदायित्व। इसमें हम ये देखते हैं कि गवर्नर जनरल को 3 प्रकार की शक्तियां दी गई थी: सविवेकीय शक्तियां, विशेष उत्तरदायित्व के अंतर्गत शक्तियां एवं मंत्रियों के परामर्श पर कार्य करने की शक्तियां। तो हम ये देखते हैं कि जो सविवेकीय शक्तियों का प्रयोग जो गवर्नर जनरल था वो अपनी इच्छा से कर सकता था, और विशेष उत्तरदायित्व से संबंधित शक्तियों के लिए गवर्नर है वो अपने मंत्रियों से परामर्श लेता था और लेना अनिवार्य भी होता था। लेकिन यहाँ हम ये देखते हैं कि इस परामर्श को स्वीकार करना या अस्वीकार करना ये गवर्नर जनरल के ऊपर ही निर्भर करता था। अधिनियम के जो भाग 12 है उसके अंतर्गत उसे शांति व सुरक्षा, संघीय शासन के आर्थिक हित एवं जो अल्पसंख्यक और सार्वजनिक सेवाओं के हितों को संरक्षण आदि कुछ उसको विशेष उत्तरदायित्व भी गवर्नर जनरल को दिए गए थे, और उनमें गवर्नर जनरल अपनी इच्छा से ही निर्णय लेता था। अब हमने ये देखा कि जो 1919 का जो एक्ट था उसमें अखिल भारतीय संघ का गठन किया गया, शक्तियों का विभाजन भी किया गया, संघीय न्यायालय बनाया गया, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। लेकिन अंत में हम ये देखते हैं कि जो सविवेकीय शक्तियां हैं गवर्नर जनरल की वो इतनी अधिक हैं कि एक तरह से जो शक्तियों का विभाजन है, जो संघीय ढांचे की जो बात की गई है वो बेमानी सी लगती है। और इसलिए 1935 का जो अधिनियम है वो भी एक तरह से सफल नहीं रहा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ये मत था इस अधिनियम के संबंध में। वो ये कहते हैं कि ये विशेष उत्तरदायित्व इतने संदिग्ध, अनिश्चित, व्यापक और सामान्य हैं कि समस्त विषयों को इनके नियंत्रण में लिया जा सकता है। अन्य शक्तियों का प्रयोग वह मंत्रिमंडल को सलाह के अनुसार ही करता था। ये विवेचित अंकित करता है कि सन 1935 के अधिनियम ने संरक्षण
व आरक्षण की व्यापक व्यवस्था की थी, लेकिन ये सिर्फ एक दिखावा मात्र था और ये 1935 का अधिनियम भी सफल नहीं रहा। अगली जो विशेषताएं हैं 1935 के अधिनियम से संबंधित, उनको हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।